बताओ हमें बोहर मॉडल का। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल था, सिर्फ समझ गई। तो ये एक कमी है उसकी। क्यों कमी है? कोई इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है? मतलब कहाँ उसके अंदर ये कमी रहेगी जो मैं बोल पा रही हूँ कि सिर्फ हाइड्रोजन लाइक के लिए वैलिड है। डू यू रिमेंबर द डेरिवेशन दैट वी डू फॉर बोहर? जब हम बोहर का मॉडल का डेरिवेशन शुरू करते हैं बेटा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लग रहा होता है F1, और हम बोलते हैं माई इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेशनरी हियर, इट इज रिवॉल्विंग। और स्टेशनरी इसलिए नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत भारी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अगर ये स्टेशनरी है तो इसके अंदर ही घुस जाएगा ये। तो अगर ये घूमेगा तो एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो इसे बैलेंस कर लेगा, हाँ या ना? तो यहाँ आप ये नोटिस कर रहे हो, ये F1 क्या है? F1 इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। उसने सिर्फ यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक और टर्म आएगी, कौन सी? रिपल्सिव। क्योंकि अगर सपोज यहाँ मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन। उसने ये रिपल्शन टर्म अपनी कोई भी डेरिवेशन में काउंट नहीं करी, उससे सिर्फ डेरिवेशन में क्या काउंट करा है? अट्रैक्शन टर्म। तो इसलिए उसका मॉडल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ऐसा सिस्टम जहां एक इलेक्ट्रॉन हो, ताकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में सिर्फ क्या रहे? अट्रैक्शन। रिपल्शन फोर्स था ही नहीं, उसके डेरिवेशन में ही नहीं था। तो उसने जो एनर्जी निकाली, रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाली, वो सिर्फ वैलिड थी जब सिर्फ अट्रैक्शन हो और रिपल्शन ना हो। और अगर एक साथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो रिपल्शन तो होगी। तो ये कारण है कि उसका मॉडल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड था? हाइड्रोजन एटम। डू यू अंडरस्टैंड? ये कमी होगी कि बोहर का मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी? हमने जो स्पेक्ट्रा देखा, हमें लग रहा था कि वो लाइंस आ गए, जो कलर एब्जॉर्ब हुए इस कलर्स की जगह ब्लैक ब्लैक लाइंस आ गई है ना। बट एक्चुअली में देखा गया तो वो लाइंस नहीं थी, वो बैंड्स थे। दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू लाइंस। तो उसने लाइन स्पेक्ट्रा बताया, बट वो एक्चुअली में बैंड स्पेक्ट्रा था, और उस बैंड की फाइन लाइन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हो गए। लेकिन इससे भी कई गुना ऐसा रीजन था जो इस पूरी थ्योरी को खराब करने के लिए इनफ था, एंड दैट वाज कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ या ना? कितने बच्चे इस चीज को जानते हैं कि MVR = NH/2π होता है? सब जानते हैं, या अभी हमें बताया? ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड इन द सेंस H/2π का इंटेग्रल मल्टीपल है ना? क्या बोहर ने कोई थ्योरी दी बताने के लिए? कहां से आया? बोहर ने बताया ये एक्सप्रेशन, वो कहां से लेकर आ रहा है? क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो वैलिड नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स है। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में कहां से आया? दिस एक्सप्रेशन इज गिवन बाय डी ब्रॉगली। एक बात तुम्हें बताओ, तुम्हें हंसी आएगी सुन के। De Broglie, even before Bohr model was given, De Broglie was really shouting to the world कि whatever you are doing is entirely wrong. Electron is not a particle, it is a wave. Nobody actually listened to De Broglie because he has a history of psychological problem. सब पागल आदमी कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बात कौन सुनेगा? जैसे तुम्हें लग रहा है मैं पागल हूँ, क्यों सुनाई जा रही हूँ? काम की बात है, सुनो, ठीक है? बोलता रहा, किसी ने नहीं माना, जैसे दुनिया में होता ही है। देन ही कमिटेड सुसाइड, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार था, उससे साइकोलॉजिकल दिक्कत थी, वो उसने सुसाइड कर लिया। जब वो कर लिया सुसाइड, उसके बाद बोहर ने अपना मॉडल दिया और सब इतने खुश है, ओहो बोहर का मॉडल है, बोहर का मॉडल है। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड? बोहर का मॉडल गलत हुआ, और बाद में बात यही आ गई कि नहीं, डी ब्रॉगली सही बोल रहा था। तो जब डी ब्रॉगली की जो उसने अपने टाइम पे काम किया था, जो वो वर्ल्ड को दिखाना चाह रहा था, किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया था, जब वो उसके पेपर्स और वो सब देखे, तब उसमें पता चला कि ये सारे एक्सप्रेशन जो बोहर यूज कर रहा है, इट हैज बीन ऑलरेडी गिवन बाय डी ब्रॉगली। उसने बहुत पहले ये सारी चीजें क्या कर दी, डिराइव कर दी, बस उसको चांस नहीं मिला। तो जो मेजर फ्लॉ था ना, वो ये नहीं था कि वो हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, वो फ्लॉज है भाई, किसी एक इंसान के अंदर एक गलती निकलती है ना, तो फिर हम उसके अंदर 1000 गलतियां निकाल देते हैं, है ना? बस हमारी नापसंद करने की देरी होती है, हमें ये पसंद नहीं है, लो भैया गलतियां ही गलतियां होता ही है, जेन्युइन ह्यूमन नेचर, दैट इज व्हाट हैपेंड। बट द मेजर रीजन कि बोहर का मॉडल चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो था कि उसने डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं किया था। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू
कैन टेल मी व्हाट इज डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस? किस किस को पता है क्या है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस? कि इलेक्ट्रॉन इज मेयरली बिहेविंग एज अ वेव। मतलब वो ये बोलना चाह रहा था कि हर चीज के अंदर डुअल नेचर होता है, एवरीथिंग हैज अ डुअल नेचर। अब उसके अंदर कौन से डुअल नेचर होते हैं? एक पार्टिकल नेचर होता है और एक क्या नेचर होता है? वेव नेचर होता है। मेरा सिस्टम पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा या वेव की तरह बिहेव करेगा, वो उस सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर वो जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पेन है मेरे पास, ये पेन मेरा पार्टिकल है, अगर मैं सोचूं कि मैं इसको इतना छोटा ब्रेक कर देती हूँ कि मैं सब एटॉमिक स्केल पे ले जाऊं, तो ये पार्टिकल भी वेव बन जाएगा। ठीक है, तो उसने एक एक्सप्रेशन दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मतलब वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद एवरी पार्टिकल। बस ये वेवलेंथ जो है मास और वेलोसिटी के साथ क्या इनवर्सली रिलेटेड। तो अगर मास आपका ज्यादा होता जाएगा तो आपकी वेवलेंथ एसोसिएटेड कम होती रहेगी और पार्टिकल नेचर डोमिनेट करने लगेगा। सिमिलरली अगर आपका मास के साथ अगर रिलेशन ना देखो, यही सेम रिलेशन किसके साथ आएगा? वेलोसिटी के साथ भी आएगा। बट ये मास जो कंपेयर करने का, हम किससे मास कंपेयर कर रहे हैं? मतलब एक चेयर और एक पेन का मास क्या? नो, वी आर कंपेयरिंग द मास ऑफ टू स्पीशीज, एक मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक। तो जो माइक्रोस्कोपिक है, क्योंकि वो इतना छोटा है, उसका मास इतना कम है कि उसमें लैम्डा ही डोमिनेट करता है, और जैसे ही आप अपना एटॉमिक स्केल से बाहर आते हो आपका मास बढ़ जाता है और आपका लैम्डा छोटा हो जाता है और आपका पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है। दैट वाज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, राइट? नाउ हाउ इज दिस डी ब्रोगली थिंग एक्सप्लेनिंग दिस इक्वेशन? लेट्स कम टू दिस नाउ। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये एक्सप्रेशन कहाँ से रिलेट हुआ मैं भी समझाती हूँ। हमारे पास ये है बेटा n इक्वल्स, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज n इक्वल्स टू 1। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस चीज़ को समझना, हम लोगों ने इससे बोहर का मॉडल क्रिटिसाइज किया है और डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस पे जस्ट आए हैं। अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स पे नहीं पहुंचे हैं, वी आर जस्ट लेइंग अ फाउंडेशन ऑफ क्वांटम, अभी हम पहुंचे नहीं है उस पर, है ना। तो अभी मेरे ये ऑर्बिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये मेरा n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट है, इस पे मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बट इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन वेव है, बेसिकली वेव चल रही है, समझ रहे हो। वैसे ही n इक्वल्स टू 2 है, यहां पे भी वेव चल रही है, फिर n इक्वल्स टू 3 है, वहां पे भी वेव चल रही है ना। मेरी बात ध्यान से सुनते चलना। ये एक्सप्रेशन आपको क्या कहता है बेटा? ये एक्सप्रेशन आपको ये कहता है कि सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मास इनटू उस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है इनटू उस ऑर्बिट का डिस्टेंस मतलब रेडियस कितना है, उसका मल्टीपल जो है h अपॉन 2 पाई का इंटेग्रल है। h का वैल्यू तो अपने को सबको पता है 6.626 इंटू 10⁻34, 2 और पाई का वैल्यू भी पता है, मतलब इस कांस्टेंट की एक वैल्यू है लेट्स से x। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं न्यूक्लियस हूँ, मेरे से लेट्स से y डिस्टेंस पे एक ऑर्बिट होना चाहिए, तो अगर ये ऑर्बिट रियली में एग्जिस्ट करेगा तो इस ऑर्बिट की एग्जिस्टेंस तभी प्रूव होगी जब इस ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उस इलेक्ट्रॉन का मास इनटू वो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से घूम रहा है उसकी वेलोसिटी इनटू इस ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, उसका मल्टीप्लाई अगर x का इंटेग्रल मल्टीपल हुआ x 2x 3x 4x 5x, तो वो ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा। दैट इज व्हाट दिस थिंग इज सेइंग मी। तो मैं बोलती हूँ ना भाई 1 और 2 के बीच में क्यों नहीं आपने एक डिस्टेंस बनाया, क्योंकि अगर 1 और 2 के बीच में कोई डिस्टेंस लोगे तो वो n का वैल्यू इंटेग्रल नहीं आएगा, वो कुछ आएगा ऐसा 1.5 h अपॉन 2 पाई या 1.75 h अपॉन 2 पाई, मतलब वो डिस्टेंस पे एग्जिस्टेंस नहीं है ना। इसको डी ब्रोगली ने ये बोला कि मेरी वेव जो होती है उसके लिए वेवलेंथ डिफाइन होता है, दैट इज लेंथ ऑफ अ वेव, जो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, दिस इज लैम्डा, हाँ या ना, है ना। तो एक लेंथ वेव का ये है। अब मैं लेट्स से एक और वेव कंसीडर कर रही हूं इसी के आगे, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ ये वाला डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस क्या है? ये भी लैम्डा। मैं कह रही हूँ बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ, वो भी क्या है? लैम्डा। तो लैम्डा क्या है बेसिकली? इज इट अ डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ? नो, इट इज जस्ट अ डिस्टेंस कि अगर एक वेव पे आप एक पॉइंट ले रहे हो, दूसरी वेव पे वही पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज व्हाट लैम्डा इज, है ना। तो इसने बोला कि ये दो वेव हैं आपके पास, हाँ या ना। जब ये वेव सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी, उस ऑर्बिट में अगर दो कंप्लीट वेव आई
पूरी वेव्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करी तो वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा और उस ऑर्बिट का नाम होगा n = 2। अगर मैं बोल रही हूं एक ऑर्बिट है जिसपे 3 वेव्स पूरी आ पा रही है तो वो ऑर्बिट होगा n = 3। एक वेव ऐसी है जो 5 बार एक पूरे ऑर्बिट को कवर कर पा रही है, 5 बार, तो n = 5। मतलब सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिसमें कंप्लीट वेव आ सके। एक कंप्लीट वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, ऐसा नहीं 2.5 वेव आ रही है, आधी अधूरी वेव नहीं चाहिए, पूरी कंप्लीट वेव चाहिए, सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे। तो डी ब्रोगली के लिए एग्जिस्टेंस का, ऑर्बिट के एग्जिस्टेंस का मतलब था कंप्लीट वेव का आना, और इसके लिए ऑर्बिट के एग्जिस्टेंस का मतलब था एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइज होना। समझे बात? लेकिन दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं कि कौन से ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी हेयर? कौन समझ पाए मेरी बातों को? समझ पाए? तो अगर मैं बोल रही हूं भाई ये n = 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 वेव्स आ सकती हैं खाली, मतलब एक ये वेव है तो दूसरा एक वेव, मतलब ऐसे कुछ क्रॉस ना करे आपस में। तो अगर मैं इसको बोल रही हूँ लेट्स से n = 2 है तो इसमें 2 वेव आनी चाहिए, एक इस तरीके से आई, दूसरी ऐसे, समवॉट लाइक दिस, क्रॉस नहीं करना वेव को, ठीक है। तो उसने एक्सप्रेशन दिया कि सरकमफ्रेंस जो होता है ऑर्बिट का वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का। तो डी ब्रोगली के हिसाब से ये एक्सप्रेशन आया 2πr = n लैम्डा। तो मैं बोलती हूँ अगर एक क्वेश्चन पूछूं जो कि जनरली पूछा जाता है, हाउ मेनी वेव्स कैन अकोमोडेट इन 6th ऑर्बिट? 6th ऑर्बिट पे कितनी वेव आएंगी? 6। 3rd ऑर्बिट पे कितनी वेव आएंगी? 3। 4 ऑर्बिट पे कितनी वेव आएंगी? 4। दैट्स इट। अब इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पर लेके आती हूं, कैसे? 2πr = n। लैम्डा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या है? h/mv। तो बेटा इस mv को इधर ले जाते हैं, 2p को इधर लेकर आते हैं, तो देखिए क्या बना, mvr = nh/2π बना नहीं बना? तो ये जो बोहर ने एक्सप्रेशन यूज किया है वो कहीं ना कहीं तब वैलिड है जब मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव, और वो मच बिफोर बोहर प्रिडिक्टेड हिज मॉडल वाज गिवन बाय डी ब्रोगली। तो कहीं ना कहीं ये बात तो मैं बोल सकती हूँ कि हालांकि वो बोहर ने डायरेक्शन गलत ली लेकिन एंड पॉइंट सही था, यही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे, ये बात सही है, बस उसकी डायरेक्शन गलत थी कि वो कहाँ से आया, वो पार्टिकल को लेकर आया, जबकि डी ब्रोगली ने बोला कि भाई ये सारी चीजें कहाँ से होनी चाहिए? वेव के थ्रू होनी चाहिए। बोले बात क्लियर? यहाँ तक समझ गए? ये एक डिसएडवांटेज हो गया, और साथ में आप एक एक्सप्रेशन पढ़ लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको समझ आया कि ये एक्सप्रेशन का असली क्रेडिट मिलना चाहिए डी ब्रोगली को, ठीक है। अब आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला क्या? 6, क्योंकि 6th ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 6 होगा ना, तो सरकमफ्रेंस कितने लैम्डा की बराबर होगी? 6 लैम्डा, मतलब 1 लैम्डा इज 1 वेव ना, तो हाउ मेनी वेव्स यू गॉट? 6। How many of you can actually tell me about Heisenberg uncertainty principle? Yes. मैम कि हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी सिर्फ इलेक्ट्रॉन? एक पार्टिकल की। कौन सा पार्टिकल की? सब एटॉमिक पार्टिकल। हाँ। पोजीशन और वेलोसिटी के दोनों के लिए सर्टेन नहीं हो सकते हैं। अगर एक की एक्यूरेसी 100% होगी तो दूसरे की एक्यूरेसी 0 हो जाएगी। अच्छा, हाँ ठीक है, तो मतलब एरर अगर एक का 0 है तो दूसरे का एरर 100% हो जाए। हाँ या ना सही है? एक्सप्रेशन क्या होता है? फोर पाई। कोई और एक्सप्रेशन होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, या सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है? होता है ना खुशमन? होता है कोई और एक्सप्रेशन? देखा है किसी ने कोई और एक्सप्रेशन? कोई नहीं सुना और एक्सप्रेशन तुमने? डेल्टा, ये थीटा फाई क्या है? हाँ, कौन से 2 और होते हैं? एक होता है डेल्टा E इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन h/4π। व्हाट इज दिस? अनसर्टेनिटी इंटू इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम is also greater than h/4π. This energy is actually the kinetic energy.
तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में भी अनसर्टेनिटी रहता है कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और उसका टाइम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने का 100% दोनों साथ में मेजर नहीं किए जाते एक्यूरेटली। और एक और थीटा और फाई का होता है, दैट आई विल कम टू लेटर ऑन, क्योंकि अभी मैंने थीटा फाई बताए नहीं। तो ठीक, तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं। हालांकि मेरा कंसर्न अभी ये वाला एक्सप्रेशन है, इस पे मेरा बोहर का मॉडल इस एक्सप्रेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्यों? बोहर का मॉडल इस एक्सप्रेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि बोहर ने एक सब एटॉमिक पार्टिकल का सारा चीज तुम्हें बता दिया। अगर उसका ऑर्बिट पता है तुम्हें n = 2, तो उसकी वेलोसिटी भी पता है तुम्हें, उसका रेडियस भी पता है तुम्हें, उसकी एनर्जी भी पता है तुम्हें, पोटेंशियल, काइनेटिक, सारी टोटल सारी चीजें तो पता है ना। लेकिन हमने बोला कि हम पोजीशन और वेलोसिटी साथ में पता नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये दो मेजर चीजें हैं जिसने हमारी बोहर मॉडल को कॉन्ट्रडिक्ट किया, और हम लोग एक कदम और बढ़े आगे क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। और क्वांटम मैकेनिक्स शुरुआत करने के लिए सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट आया था हमारे पास? स्क्रोडिंजर, जिसने अपना वेव इक्वेशन दिया। तो वो वेव इक्वेशन कितनों को याद है? सबसे पहले आप इसमें कुछ चीजें समझेंगे। वेव मैकेनिकल मॉडल ने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया। इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज स्टैंडिंग वेव। अब ये जो सारे फिजिक्स के बच्चे हैं, क्योंकि देखो मैं तो फिजिक्स पढ़ाती नहीं हूँ, तो मुझे तो फिजिक्स आती नहीं है, मेरे को तो सिर्फ केमिस्ट्री आती है। तुम मुझे बताओ स्टैंडिंग वेव क्या होती है? स्टैंडिंग वेव एक ऐसी वेव होती है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म होती है, मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। लेट्स से गिटार की स्ट्रिंग, उस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे वो फिक्स है ना, और अगर आप उसे ऐसे करोगे तो वो एक वेव जनरेट करेगा, वो स्टैंडिंग वेव है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड है, यहीं से शुरू होगी यहीं खत्म होगी। समझे बात को? यहाँ एक रस्सी बांध देते हैं और ऐसे करते रहते हैं, वो ऊपर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी नहीं बांधते, उस पर हम ऐसे करते हुए ऐसे वेव जनरेट करता है ना वो, दैट इज अ स्टैंडिंग वेव, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट हो। तो हमने स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल वेव ना मान के स्टैंडिंग वेव माना। क्यों? क्योंकि एटम का डायमेंशन फिक्स है। ऐसा नहीं कि एटम एक अनडिफाइंड स्पीशीज है, कहीं भी कोई भी वेव जनरेट हो जाएगी, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म होगी। इट हैज टू बी अ स्टैंडिंग वेव, राइट? तो ये मेरी एक स्टैंडिंग वेव है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हुई और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हुई? खत्म हुई। ठीक है, तो ये एक स्टैंडिंग वेव माना हमने। ठीक है, फिर स्क्रोडिंजर ने क्या किया? इस वेव की इक्वेशन लिखी। आप बस देखो, आपको ये सारी चीजें याद नहीं करनी, लेकिन अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो कि मतलब व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस शिट, व्हाई आर वी एक्चुअली गेटिंग इनटू दिस ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ये क्या जरूरत है? या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि चार चीजें, चारों को ना इंडिविजुअली पढ़ लो। बोहर, डी ब्रॉगली अलग, हाइजेनबर्ग अलग, ये अलग, चारों के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है हमें कोई मतलब ही नहीं है। और वहीं पे क्या होता है कि जब आप एंट्रेंस देने जाते हो तब तो आप फेल होते हो, और स्कूल में आप पूरे नंबर लाते हो, क्योंकि स्कूल में तो एक ही चीज पूछी जाती है ना, कनेक्शन तो पूछा नहीं जाता उनके बीच का, है ना। तो अब हम कनेक्शन समझ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? हमने एक वेव बनाई, स्टैंडिंग वेव। सुनते रहना। इस वेव की इक्वेशन लिखी। जो पहले डिराइव किया गया था ना, इक्वेशन को 1 डायमेंशन में लिखा गया था, मतलब एक्स एक्सिस पे लेट्स से। फिर हमने बोला क्योंकि मेरा एटम जो है वो तो तीनों उस पर होगा, तो हमने उसे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में करा, 3 डायमेंशन इक्वेशन बनाई। तो 3 डायमेंशन इक्वेशन है del स्क्वायर साई बाय del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर साई बाय del y स्क्वायर प्लस del स्क्वायर साई बाय del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल्स टू 0। अब इसे याद नहीं करना है, बिल्कुल सही बात, लेकिन इसे अपनी नजरों में रखो, क्योंकि अगर एक सवाल ने ये पूछा ना कि इनमें से कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, वहीं पे भटक लोगे। तो वो फिर चैलेंज करते रहना एनटीए को, अरे ये तो आउट ऑफ द कोर्स है, हमारे टीचर ने बोला था याद नहीं करना, आपने तो पूछ लिया। तो याद नहीं करना, ऐसे हल्का सा दिमाग में रखो कि x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल, y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इस टर्म को याद रख लेना। बट 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर इंटू e माइनस v साई इक्वल्स टू 0, दैट्स द इक्वेशन, दैट्स इट।
Now this expression you can see is in x, y and z axis. Cool. But is your atom a square or a cuboid type कि वो x axis, y axis और z axis में होगा? उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगा क्या? नहीं. आप एटम को क्या मान के चलते हो? स्फेरिकल. तो जो स्फेयर है उसके लिए x, y, z एक्सिस का कोई मतलब है? फिर साइंटिस्टों ने सारी एक्सिस को x, y, z एक्सिस को x, y और z कोऑर्डिनेट्स को बदल दिया r, थीटा और फाई में. इसको मैं ऐसे लिख रही हूं स्मॉल में, उसके बाद कैपिटल में r, थीटा, फाई. इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इससे बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स. अब दिस इज मेकिंग सेंस टू मी. वाई? पोलर मतलब ये अगर मेरा x एक्सिस है, लेट्स से ये y एक्सिस है बेटा, लेट्स से ये z एक्सिस है, एज्यूम करती हूँ. तो ये मेरा न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या है? r. तो मैंने x, y, z को एक्चुअली चेंज कर देना इस r में, और इसका अगर मैं प्रोजेक्शन ले लूं तो ये एंगल बन जाता है मेरा थीटा और ये एंगल बन जाता है मेरा फाई. तो एक्चुअली मैं x, y, z की बात नहीं कर रही, मैं एक स्फीयर में कि x, y x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से, उस टर्म्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ. दैट इज माय पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना. मुझे सारी चीजें याद नहीं करनी, मैं बस एक स्टेप समझ रही हूँ कि मैंने x, y, z में इक्वेशन लिखी, उसमें x, y, z का कोई सेंस नहीं है क्योंकि मेरा एटम स्फीयर है. तो मैंने x, y, z को सबको किस में बदल दिया? पोलर कोऑर्डिनेट्स में, विच आर माय r, थीटा एंड फाई. एम आई क्लियर टिल नाउ? ठीक है, चलिए अब एक चीज और आगे बताते हैं. तो बेटा अब मेरी ये जो इक्वेशन है जो x, y, z में है, ये r, थीटा, फाई में चेंज होगी. लेट्स से r, थीटा एंड फाई. क्लियर? इस इक्वेशन को, जो मेरी वेव इक्वेशन है जो कि r, थीटा और फाई के टर्म्स में है, इसे मैं दो इक्वेशन में तोड़ूंगी. ठीक है, ब्रेक करूंगी दो इक्वेशन में. एक इक्वेशन को बोलूंगी रेडियल वेव इक्वेशन जो कि सिर्फ डिपेंडेंट होगी स्मॉल r पे, और एक को मैं बोलूंगी एंगुलर वेव इक्वेशन जो कि सिर्फ डिपेंडेंट होगी थीटा और फाई पे. समझ गए बात को? r, थीटा, फाई को दो इक्वेशन में तोड़ दिया. एक रेडियल वेव इक्वेशन जो r पे डिपेंडेंट है और एक एंगुलर वेव इक्वेशन दो थीटा और फाई पे डिपेंडेंट है. रेडियल वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R डिपेंडेंट अपॉन स्मॉल r से, और एंगुलर वेव इक्वेशन को डिपेंड करेंगे कैपिटल A डिपेंडेंट अपॉन थीटा एंड फाई से. फिर इसको भी फर्दर दो में तोड़ दिया. एक थीटा इक्वेशन जो सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगी और एक फाई इक्वेशन जो सिर्फ फाई पे डिपेंड करेगी. यहां तक कौन समझ पाए मेरी बात को? r, थीटा, फाई वाली इक्वेशन है, उसको दो में डिवाइड करा, एक जो r में और एक थीटा फाई में. r को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैपिटल R. कैपिटल जैसे आप साई रिप्रेजेंट करते हो ना, वैसे साई जो है वो x, y, z के लिए होता है. r जो है सिर्फ किसके लिए रिप्रेजेंटेड है? स्मॉल r के लिए. एंगुलर वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से जो थीटा और फाई पे डिपेंडेंट है, और इसको फर्दर दो में डिवाइड कर देंगे, एक थीटा इक्वेशन और एक फाई इक्वेशन. ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है. वसुंधरा पक्का क्लियर हो गए हम लोग? ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज साई स्क्वायर? ये तो ये स्कूल में भी पूछा था. प्रोबेबिलिटी ऑफ, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग. डू यू नो दिस? एंड वी गेट फुल मार्क्स व्हेन वी राइट दिस इन CBSE. साई स्क्वायर में हम लोग, मुझको याद है स्कूल वाले बच्चों को ये पढ़ाते हैं ना. साई हैज नो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. इट इज रॉन्ग. स्कूल के लिए सही है, लेकिन थोड़ी सी क्या गलती है इसके अंदर मैं बताती हूँ. Psi square is proportional to probability of finding electron. It is not equal to. ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं होता, उसके प्रोपोर्शनल होता है. ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. और ये इतना पॉपुलर सवाल है कि आप सोच भी नहीं सकते. स्क्रैच योर पास्ट ईयर्स, यू हैव नो आइडिया कितनी बार ये पूछा गया है. साई स्क्वायर represents
probability density of finding electron, it is never represents probability of finding electron. I will prove you why. You are okay with it? बात समझ आई? आगे चलते हैं. अब देखना मेरे साथ साथ, ठीक है. अब इतना अगर हम पढ़ लिए, इसके बाद जो नेक्स्ट कदम है हमारे पास वो ये है कि हम अपने ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को हटाएं और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लाएं. तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि व्हाई डू आई नीड अ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट? वी आर फाइन विद द ऑर्बिट. जैसा आप लोग अभी जस्ट मैंने एक सवाल पूछा, यू आर लाइक ऑर्बिटल, सब शेल, ऑर्बिट कब कहाँ इस्तेमाल क्या करना है पता नहीं है. तो ये बताओ कि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्यों आया? ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ठीक था ना. सी, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बोहर और उसने बोला ऑर्बिट क्या है? वो स्टेशनरी स्टेट जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. व्हाई डू आई नीड अ ऑर्बिटल थिंग? व्हाट इज एन ऑर्बिटल? Why do I need this probability thing? So that I am not contradicting Heisenberg. क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया मेरा इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 पे प्रेजेंट है, मतलब मैंने उसकी पोजीशन फिक्स कर दी और मैं फिक्स कर नहीं सकती किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए. इसलिए अब मैं अपनी चीज़ों को क्या रिप्रेजेंट करूंगी? मैंने बोला कि मैं न्यूक्लियस हूँ, यहाँ पे ये n इक्वल्स टू 1 एक ऑर्बिट है, हम ये बोलते थे ना. अब मैं नहीं बोलूँगी ये, अब मैं बोलूंगी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक वॉल्यूम है, एक स्पेस है वहां जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? मैक्सिमम. तो अब ऑर्बिट ना यूज करके हम ऑर्बिटल इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम हाइजेनबर्ग को साथ ले सके, हाइजेनबर्ग को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर दे. तो ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चे? मैक्सिमम हो जाती है. ठीक है. अब इस ऑर्बिटल के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे कंप्लीट एड्रेस पता करना है तो मैं किसकी को इस्तेमाल करती हूँ? क्वांटम नंबर्स. हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स वी हैव? 4. कौन से? प्रिंसिपल, एज़ोमेथल, मैग्नेटिक, स्पिन. हाँ या ना? आसान है. इसमें से कितने क्वांटम नंबर्स डिराइव किए गए हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से? कौन से? 3. पहले 3. दिस इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. ये जो आपके पास 3 इक्वेशन आई बच्चे, इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं n और l 2 क्वांटम नंबर्स यहाँ से निकालती हूँ. इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं l और m निकालती हूँ, और इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं सिर्फ m पता करती हूँ. तो ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके 3 क्वांटम नंबर मेरे पास आते हैं, n, l और m. इसमें स्पिन क्वांटम नंबर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता. इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं s का वैल्यू +½ और s का वैल्यू -½ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मेंस का पास्ट ईयर है. ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बहुत मुश्किल है. तो भाई ये हालांकि पढ़ाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है. मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ कि ये प्लस क्लॉकवाइज स्पिन है, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, पर ये एक्चुअली में नहीं है. इलेक्ट्रॉन का जो मॉडल मैं कंसीडर कर रही हूँ बच्चों, वो मॉडल कोई प्लैनेट रिवॉल्विंग वाला मॉडल नहीं है कि मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. इट इज़ नॉट लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन अ प्लैनेटरी मोशन. Electron, my dear, is a wave. It is not spinning on its axis. कि आप उसे बोलो कि ये clockwise spin है मैडम, ये anti clockwise spin है. भैया वो spin ही नहीं कर रहा, वो तो wave है ना. ये जेई का पास्ट ईयर सवाल है जिसमें मतलब 99% गलत ही होना है. वो ये सही कैसे, मतलब अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आए और मैं 3 घंटे के एग्जाम दे रही हूँ और मैं ये सोचूं भैया ये तो मेरे जीवन का लास्ट ईयर है, इसके बाद साल ड्रॉप करना पड़ेगा मेरे को, ये मेरे को बड़ा आसान सा लग रहा है, इसको तो मैं सही मार्क करूँगी, मैं गलत ही मार्क करूँगी इसे. क्योंकि ये सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं.
और इसमें जो पहला ऑप्शन होता है ना, प्लस हाफ रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज, माइनस हाफ रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड ऑप्शन उल्टा कर देंगे, लगता है कि यार ये सेकंड तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब हमेशा से ही बोलते हैं ना प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज, मतलब कैसे हो सकता है, मतलब ये तो वो सवाल है कि यार ये आंसर गलत है, आंसर की गलत है, हम सही हैं, आंसर की सही है। इसका आंसर होता है एस हैज नो has no classical analog, आप क्लासिकली इसे किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो। ये था ऑप्शन डी, और डी तक आप पहुंचते हम ए देखते बी देखता, कोई ना कोई तो वहाँ कर ही देते, कौन पहुंचता डी तक भैया, किसके पास समय इतना, और वो भी ऐसे सवाल जो तो ऐसे लगता है कि भाई ऐसे ही हो जाने, समझ गए बात को। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो ये स्टेटमेंट इसलिए आई क्योंकि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके कहीं से भी ये नहीं पता कि स्पिन आना चाहिए, क्योंकि इसने तो मुझे बताया ही नहीं, और मैं तो इसको लेके चल रही हूँ, तो मैंने सिर्फ 3 ही क्वांटम नंबर्स दिए थे। लेकिन जब मैं किसी भी ऑर्बिटल के 3 क्वांटम नंबर डिफाइन करती हूँ, n, l और m, मैंने डिफाइन करा दिस, 3 वैल्यूज लिख दी। हाउ मेनी ऑर्बिटल कैन बी डिफाइंड बाय दिस 1। आप इससे क्या करें, n = 3 पे पहुंचे, उसके अंदर L का वैल्यू 2 मतलब D सबशेल के अंदर 5 D ऑर्बिटल होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम -2 से +2, आपने -1 वाला उठा लिया, तो एक ऑर्बिटल उठा लिया, मतलब आपने एक ऑर्बिटल को डिफाइन कर दिया, तो तीनों क्वांटम नंबर सफिशिएंट है एक ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए। लेकिन अगर मैं पूछूं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिफाइंड बाय दिस 2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीनों क्वांटम नंबर होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में रिसाइड कर रहे हैं, तो पहले वो रिसाइड कैसे कर रहे हैं, वो तो रिपल करेंगे एक दूसरे को, तो हमने आउट ऑफ दैट नेसेसिटी ऑर्बिटल को डिफाइन नहीं करना, अपने को जब इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश करना है, तो हम आउट ऑफ दैट नेसेसिटी कि इन 3 क्वांटम नंबर से मैं इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, इफ आई एम कीपिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल, आई इंट्रोड्यूस स्पिन क्वांटम नंबर एंड आई जस्ट से कि ये स्पिन क्वांटम नंबर मुझे बस इतना बोल रहा है कि अगर मेरा एक ऐसे मतलब वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, तो दूसरी वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, ताकि वेव्स की मूवमेंट से जो भी एनर्जीज आ रही हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ताकि इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ना करे, वो ऑपोजिट हो, जस्ट टू मेक श्योर कि 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि दोनों इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ रिपेल नहीं कर रही है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही है, आई इंट्रोड्यूस स्पिन। स्पिन का कोई क्लासिकल मैकेनिक्स से, क्लॉकवाइज स्पिन से, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट टेलिंग मी कि अगर वन इज wave moving this way, other one would be this way, or maybe one is moving this way, other one would be this। तो ये साइन का मतलब ये नहीं कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही होगा हमेशा। और हाफ ही क्यों लिया? Why not 3/2 minus 3/2? Why not some other number +1 -1? Why half? मतलब कोई खास अफेक्शन हाफ से? ये जो स्पिन होता है बेटा, स्पिन हमेशा होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेयर्ड है ना, 1/2। 2 आए इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 2/2 1, तो स्पिन 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, -3/2 हो सकता है, लेकिन एक ऑर्बिटल में 1 ही रहेगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, उस ऑर्बिटल में दूसरा तो उसे पेयर कर देता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा डिफरेंट ऑर्बिटल हैं तो एक से ज्यादा अनपेयर्ड हो सकते हैं, तो स्पिन हाफ भी हो सकता है, +1 भी, -1 भी, -3/2 भी, +5/2 भी, -5/2 भी। तो अगर ये सवाल भी आए व्हाट इज द वैलिड वैल्यू ऑफ स्पिन, तो ये सारी वैलिड है, क्योंकि उसने ये थोड़ी बोला एक ऑर्बिटल में। अगर वो बोलते व्हाट इज द वैलिड ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ स्पिन इन 1 ऑर्बिटल, +हाफ -हाफ, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड कितना रहेगा, 1। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? एनी डाउट? तो स्पिन के लिए आज के बाद ये ना बोल दे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। जहाँ भी स्पिन का मतलब आए, एस का वैल्यू लिखा रहे, मतलब नो क्लासिकल एनालॉग, उसे क्लासिकली किसी चीज से रिलेट नहीं कर सकते। बात क्लियर? कोई डाउट? चलिए एक कदम और सफलता की ओर। तो हमने क्वांटम नंबर्स बता दिए,
तुम लोगों को ये भी पता है कि मेरा s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, p ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है, d ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप का होता है जनरली, और एक d ऑर्बिटल ऐसा होता है dz² जिसे हम बोलते हैं वो इस प्रकार से होता है। हाँ या ना? शेप्स सब लोगों को मालूम है। लेट्स इंट्रोड्यूस नोट्स। व्हाट इज नोट्स? अभी वापस से इसको भी थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगी, बिकॉज जहाँ आपने बोल दिया प्रोबेबिलिटी 0 मतलब फिर आप फिक्स हो गए हो, और आप हाइजेनबर्ग के हिसाब से फिक्स नहीं होते। प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू 0 है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें पता रहती है, और जब एग्जामिनर पूछते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो नोड्स इज बेसिकली द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू 0। मेरे पास दो नोड्स होते हैं, दो तरीके के नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। तो बताओ रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं? तो रेडियल नोड्स आर इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 एंड एंगुलर नोड्स आर इक्वल टू l। हाँ या ना? टोटल नोड्स आर इक्वल टू दिस माइनस दिस प्लस दिस मतलब n माइनस 1। यहाँ तक ठीक है? चलो नोड्स की अगर हम बात करें, 1s ऑर्बिटल में बेटा कितने नोड होने चाहिए? अच्छा ये बताओ, ये रेडियल और एंगुलर नोड का क्या मतलब है और टोटल नोड का क्या मतलब है? ये जो रेडियल वेव फंक्शन है ना, जहां ये रेडियल वेव फंक्शन 0 होगा वहां पे रेडियल नोड होगा, जहां पे एंगुलर वेव फंक्शन 0 होगा वहां एंगुलर नोड होगा, जहां ये दोनों 0 होंगे वो टोटल नोड होगा। तो हम लोग रेडियल नोड की जनरली क्यों बात करते हैं? रेडियल नोड को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर ये जो भी डिस्टेंस है दैट इज व्हाट रेडियल डिस्टेंसेस। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, जिस वजह से ये शेप ड्रॉ करी गई है बेटा, ये शेप मोर और लेस रेडियल वेव फंक्शन की वजह से, क्योंकि रेडियल मैंने अभी आपको क्या बताया था, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, दैट इज व्हाट इज आर स्मॉल आर एस। और रेडियल वेव फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है? स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप सपोज ये न्यूक्लियस मान रहे हो, तो ये सब आर की वैल्यूज होंगी ना, तो ये रेडियल वेव फंक्शन को जब हम किसी भी ऑर्बिटल का इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते रहते हैं, तो आर का जो भी वैल्यू आता है उसको जब मैं प्लॉट करती हूँ ग्राफ, तो ऐसे बनता है। अब अगर आप गूगल सर्च करते हैं ना, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट तो आप लोग यूज़ करते ही रहते हैं, तो अगर आप अच्छे से सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे स्क्रॉडिंजर ने जो ये इक्वेशन लेके सॉल्व करी, दे वर लाइक ग्रुप ऑफ मोर देन 50 मैथमेटिशियंस हु सॉल्व दिस वेव इक्वेशन। वो एक की बस की बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी वेव इक्वेशन है। उस वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हज़ारों अप्रॉक्सीमेशंस लगे हैं, बहुत सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। वी डोंट हैव टू डील विद ऑल दिस। 50 से ज़्यादा मैथमेटिशियंस ने सॉल्व करी थी, और उन्होंने जब वो रेडियल प्लॉट्स किए ना, जैसे मुझे क्या सपने आ रहे थे कि मैं सपने में बता दिया था कि ये डबल डम्बल होगा, ये डम्बल होगा, सपना थोड़ी आता है। उन्होंने ये वेव इक्वेशंस एक्चुअली में प्लॉट करके देखी थी ग्राफ में, एंड द ग्राफ लुक लाइक दिस। देन दे से कि p ऑर्बिटल डम्बल शेप होगा। बस अब फर्क इतना होगा कि अगर 2p छोटे साइज का है तो 3p और बड़े साइज का हो जाएगा, मतलब उसका शेप मोर और लेस कैसा रहेगा? डम्बल टाइप। दिस इज मोर गिवन व्हेन वी प्लॉट द रेडियल वेव इक्वेशंस। रेडियल वेव इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करे थे, तो जहां पर भी वेव इक्वेशन 0 होगी तो वहां साइज स्क्वायर भी तो 0 होगा ना। साइज स्क्वायर टेंड्स टू 0 करेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी, और वहीं पर नोड कहलाया जाएगा। तो रेडियल नोड होता है जब रेडियल वेव फंक्शन 0 हो, एंगुलर नोड होता है जब एंगुलर वेव फंक्शन 0, जहां दोनों 0 हो जाए वहां पे टोटल नोड बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बेटा 1s की बात करूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं इसके लिए रेडियल नोड निकालूंगी। इसके लिए n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0, ये तो सबको पता ही है 1s देखकर। तो रेडियल नोड है 1 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 0, और एंगुलर नोड तो है ही 0। इसका मतलब अगर ये 1s है मतलब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस से कहीं भी चला जा सब जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देयर इज नो नोड, ना रेडियल वेव फंक्शन 0 हो रहा है ना एंगुलर वेव फंक्शन 0, तो टोटल तो क्या ही 0 होंगे, है ना। अब वहीं पे आगे एक्सटेंड करती हूँ अपने को, 2p पे ले गई लेट्स से। ठीक है, पहले 2s करते हैं फिर 2p।
2s तो n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, तो रेडियल नोड अगर आप निकालोगे तो 2 माइनस 0 माइनस 1 1, और एंगुलर नोड्स निकालोगे तो 0। ठीक है, तो इसमें रेडियल नोड कितना आया 1, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाएगा और एंगुलर वेव फंक्शन कहीं भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जब बात कर रही हूं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो आप नाम समझ रहे, रेडियल मतलब मैं कभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो तीनों इक्वेशन का नहीं बनाऊंगी, मतलब इस इक्वेशन का नहीं बनाऊंगी, मैं ग्राफ सिर्फ इसका बनाऊंगी, क्योंकि मोर और लेस जो है रेडियल जो इक्वेशन है ना वो मोर यूजफुल है मेरे लिए। क्यों, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि L का वैल्यू तो फिक्स्ड है ना, S के लिए L 0 होगा, P के लिए 1 होगा, D के लिए 2 होगा, मतलब एंगुलर नोड्स तो ऑर्बिटल के लिए फिक्स हो गए ना, कि अगर S ऑर्बिटल है तो एंगुलर तो 0 ही होना है, और अगर P ऑर्बिटल है तो एंगुलर नोड तो 1 ही होना है, और अगर D ऑर्बिटल है तो एंगुलर नोड 2 ही होना है। बट रेडियल नोड तो चेंज, बिकॉज वो n पे डिपेंडेंट है, रेडियल नोड तो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि n चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से रेडियल नोड बदलेगा। तो इस वजह से हम लोग जो है हमेशा अगर इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो वो कौन सी ड्रॉ करते हैं, रेडियल। ठीक है, तो अगर रेडियल इक्वेशन ड्रॉ करूंगी तो मैं बात भी जनरली किसकी करने वाली हूँ, रेडियल नोड्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान से समझना, अभी मैं जब ग्राफ्स ड्रॉ कराऊंगी, क्योंकि मैंने बोला मैं रेडियल नोड की बात करूंगी तो मैं सिर्फ रेडियल नोड से उसके थ्रू निकालूंगी, क्योंकि मैं रेडियल ड्रॉ कर रही हूँ, रेडियल ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सवाल अगर टोटल नोड्स का आएगा तो आपको अलग आंसर देना पड़ेगा। टोटल नोड्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ग्राफ, बिकॉज ग्राफ इज बीइंग ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ रेडियल वेव फंक्शन। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट, सब साथ में। चलिए जैसे आप लोगों ने मुझे बोला कि ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको चेंज किया कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो मैं साई की जगह अगर r² लिख दूं तो किसी को दिक्कत है? क्यों? क्योंकि साई आप नॉर्मल इक्वेशन के लिए लिखते थे, मैंने रेडियल इक्वेशन के लिए r² कर दिया। साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ नॉर्मल वेव इक्वेशन, r इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ रेडियल वेव इक्वेशन, है ना। तो अब आप जब क्वेश्चन देखें ध्यान से, उसमें ये दोनों टर्मोलॉजीज यूज हो सकती हैं। हाँ, लेकिन इवन इफ ये यूज हो रही है, बट ग्राफ हमेशा किसका होगा, रेडियल का होगा। तो कभी कभी इक्वेशन क्या होता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि मैडम आपने जो ग्राफ बनाया उसमें तो आपने r² लिखा था, एग्जामिनर ने तो साई² लिख के दिया है, तो क्या ये टोटल वेव इक्वेशन का ग्राफ है या रेडियल वेव इक्वेशन का ग्राफ है? तो मेरी ध्यान से समझना, ग्राफ हमेशा किसका ड्रॉ किया जाता है, रेडियल का। तो अगर उसने साई² लिख भी दिया ना तो उसका मतलब यही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ ग्राफ्स की तरफ। पहले ग्राफ समझाती हूँ, एक 1s का ग्राफ बनाती हूँ, उसके बाद आगे चलती हूँ। तो 1s के लिए बेटा जब मैंने कैपिटल R वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ ड्रॉ किया, मे भी आपको यहाँ साई लिख कर दे दे, बात एक ही है। तो R क्या है, रेडियल वेव इक्वेशन का एम्पलीट्यूड, वैसे साई क्या है, नॉर्मल वेव इक्वेशन का एम्पलीट्यूड। दैट्स व्हाट यू से ना, एक स्टैंडिंग वेव जो आप मानते हैं उसका एम्पलीट्यूड ही आप साई बोलते हैं ना, हाँ या ना, कितनों को मालूम है ये साई का क्या बोल रही थी मैं, ये एम्पलीट्यूड है ना। 1s का जब ग्राफ ड्रॉ किया जाए ना बालक, वो ऐसे आया, ठीक है। अब मैं बता रही हूं ऐसा आया। इस ग्राफ में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ग्राफ है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ग्राफ का बोलते हैं साई² बनाओ मैडम, तो ठीक है साई² बना देते। तो साई² और r² में फर्क थोड़ी है, वैल्यू तो स्क्वायर ही कर दोगे ना, ग्राफ ऊपर हो जाएगा, शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ग्राफ का शेप यही रहा। तो अब मैं आपकी टर्मिनोलॉजी लेके चलती हूँ कि साई² रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी, जो आप लोगों ने मुझे कहा। तो अगर ऐसा है तो न्यूक्लियस पे तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे रहता है, ये हमें किसने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, हाइजेनबर्ग। इसने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। तो जब नहीं रह सकता तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कैसे आई, या तो हाइजेनबर्ग गलत या तो तुम गलत।
तुम गलत हो गए, हाइजेनबर्ग थोड़ी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव्ड है कि आप ये जो आप इसको समझ रहे हो ना, ये आप गलत समझ रहे हो। ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी होता तो न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी तो जीरो होती है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। यहाँ तो मैक्सिमम आ रही है। तो इसलिए उसने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, क्योंकि आप अगर एक किसी भी ऑर्बिटर को समझोगे तो न्यूक्लियस के पास कम वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम, तभी तो जाके एक स्फीयर बनेगा, है ना। ये न्यूक्लियस है, उसके आसपास जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कम होगा, फिर बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर करके एक बड़ा स्फीयर बनेगा ना 1s का। तो ये एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो साई स्क्वायर या आर स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है। वॉल्यूम कम, प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट। और न्यूक्लियस के पास वो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। मतलब इसको ऐसे समझो कि ये न्यूक्लियस है ना, ये कम वॉल्यूम ऐसे ऐसे एक्सपैंड करके एक बड़ा ऑर्बिटल में जनरेट हुआ है। तो न्यूक्लियस के आसपास क्योंकि वॉल्यूम कम है, तो अगर हल्का सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेट्स से वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, बट पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल टर्न आउट टू बी हाईएस्ट, एंड दैट इज व्हाई यू आर हैविंग द पीक हियर, हाईएस्ट पीक हियर। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है, प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बराबर, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग पर यूनिट वॉल्यूम। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? इज दैट क्लियर? हाँ जी, बता देती हूँ। आई एम ट्राइंग टू से कि ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास वॉल्यूम कम है, न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे वॉल्यूम ज्यादा होता जा रहा है। तो यहाँ पे हालांकि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम होनी चाहिए, तो अगर मिनिमम है बट वॉल्यूम कम है ना, तो वॉल्यूम का कम होने से P अपॉन V का वैल्यू क्या आ रहा है? हाईएस्ट, क्योंकि वॉल्यूम अगर कम होगी तो ये बढ़ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी तो कम है ही, बट वॉल्यूम इतना कम है कि वो डेंसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो तभी हमें यहाँ पे एक हाईएस्ट वे नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो वेल नोन फैक्ट है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन कम ही स्टे करे, न्यूक्लियस के अंदर तो जीरो ही है एकदम, है ना। तो और मैक्सिमम वो स्टे करेगा इस एरिया में। आप जो ये बनाते हो इसमें आप बोलते हैं ना मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, टिप पर, है ना। इसमें भी आप बोलोगे यहाँ पर है, तो यहाँ पे थोड़ी है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कम है ना। वॉल्यूम कम होने की वजह से ये, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इसलिए हाईएस्ट आ रहा है। अगर ये प्रोबेबिलिटी होता तो ये वैल्यू, ये ग्राफ यहाँ से शुरू होना चाहिए था। तो इसलिए साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ना कि प्रोबेबिलिटी। बात क्लियर? तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है, चलते हैं आगे क्या है, ये सब हटा दूं मैं। चलिए अब एक हम लोग एक स्फीयर लेते हैं रेडियस r का, उससे थोड़ा डिस्टेंस आगे स्मॉल रेडियस dr। तो मैं इस स्मॉलर स्फीयर जो dr वाला है, ये वाला स्मॉलर स्फीयर, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रही हूँ। तो पहले इस स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम निकालती हूँ। तो इस स्मॉलर स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये स्मॉल सा एरिया dr, तो उसको वॉल्यूम इसको बोल सकते हैं dv। वो होगा ये पूरा स्फीयर के वॉल्यूम में से इस r वाले स्फीयर का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दें, तो ये जो एक dr वाला वॉल्यूम है उस वाले स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³। तो r प्लस dr माइनस 4/3 पाई r³। बोलो हाँ या ना? तो ये हुआ 4/3 पाई r³ प्लस dr³ प्लस 3r² dr प्लस 3dr² r माइनस 4/3 पाई r³। हाँ या ना? भाई dr खुद में इतना छोटा है, तो dr का स्क्वायर और dr का क्यूब तो और छोटा हो जाएगा, इग्नोर। तो ये मेरा बना 4/3 पाई r³ प्लस 4/3 पाई 3r² dr माइनस 4/3 पाई r³। ये तो गया, ठीक। ये कितना आया वॉल्यूम? 4/3 गया, 4 पाई r² dr। दिस इज व्हाट इज dv। तो अगर मैंने बोला कि जो r² है या साई स्क्वायर है वो है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो dv का वैल्यू अगर यहाँ ये वाला रखूं तो p का वैल्यू बनेगा r² इंटू 4 पाई r² dr। तो जब आप इसका ग्राफ वर्सेस r बनाते हो, दैट इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी होती है
4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर या फिर साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी, साई स्क्वायर इज इटसेल्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो आप 3 ग्राफ बनाते हैं, एक साई का, एक साई स्क्वायर का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, और एक साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट गिव्स यू प्रोबेबिलिटी। हैव यू अंडरस्टूड इट? तीनों के ग्राफ आपको ऑन द टिप्स होने चाहिए बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, मेंस एज वेल एज एम्स, दोनों में ये इंक्लूडेड है। आई डोंट नो कराया है क्यों नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ये इंक्लूडेड है। खासकर मेंस के सिलेबस में भी, मेंस के क्वेश्चंस में भी पूछा गया है और एम्स में तो पूछा ही जाता है। बोलिए बात समझ आई? हाँ, बट ये बात है कि 11th के बच्चों को अभी शुरुआत में वो आया ही आया है और उसको इतने भयंकर चीज़ें करा दो तो बच्चा दुखी हो जाता है, तो मे भी सोचा हो कि नहीं कराते, बट ये इंक्लूडेड है, कराना पड़ेगा। बोलिए बात क्लियर है? चलिए इसको एक बार नोट। चलिए अब हम सारा 1s 2s 2p 3s 3p सबके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? शैल आई रब ऑल दिस? यू हैव रिटन दिस? लिख ले। देखिए पहले मैं 1s के लिए ड्रॉ कर रही हूँ बेटा। 1s के लिए जैसे मैंने लिखा, अगर मैं साई या फिर r का ग्राफ r के साथ ड्रॉ करूँ तो वो इस तरीके से आता है। सिमिलरली अगर आप साई स्क्वायर या r स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करें, इट वुड बी ऑफ सेम, बट बस ऊपर हो जाएगा पोजीशन में, है ना? बट वहीं पे अगर आप इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r का, या 4 पाई r स्क्वायर डी आर, इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें तो वो ग्राफ इस प्रकार आता है। Now you can see the probability at nucleus is 0, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बेटा, इस डिस्टेंस का वैल्यू है a नॉट। What is a नॉट? 0.59 एंगस्ट्रॉम। दैट मीन्स रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस वजह से, और 1s भी बोहर्स का मतलब 1s भी अगर देखो तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन 1s में ही होंगे, तो जो हाइड्रोजन एटम के लिए आर मैक्स है, आर मैक्स समझते हैं, डिस्टेंस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मैक्सिमम एट ए नॉट, दैट मीन्स 0.529। दैट मीन्स बोहर इज करेक्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, ठीक? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैलिड है। इसका मतलब बस उसका तरीका एक्सप्लेन करने का गलत था, बस उसने पार्टिकल माना और ऑर्बिट बोला। वो पार्टिकल की जगह मैं वेव कर दूं और ऑर्बिट की जगह मैं ऑर्बिटल कर दूं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर के सारी चीजें क्या है? वैलिड है, सही है। बोलिए बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ से ये चीज एक्चुअली में हमें प्रूव हुई कि हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर बिल्कुल सही है, ठीक है? और आपको ये भी दिख गया कि ये वैल्यू, ये ग्राफ हमेशा कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, और जो यहाँ पे ये है, ये सारे ग्राफ्स किसके हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के, ठीक है? खुशमन जी लिख। चलिए एक कदम और सफलता की ओर। 2s के लिए चलते हैं। अब बेटा 2s में रेडियल नोट तो आएगा ना, क्योंकि 2 माइनस l माइनस 1 रेडियल नोट था, इसमें तो रेडियल नोट 0 था, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये कहीं पे भी s एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ना। प्रोबेबिलिटी 0 कहीं नहीं हो रही एक्सेप्ट एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद तो कहीं प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। इसका मतलब एवरीवेयर देयर इज इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम इट इज एट a नॉट। मैम हर एलिमेंट के उसका जो फर्स्ट उसका साइज होगा वो सेम तो नहीं होगा? नहीं, सबके लिए अलग होता है। तो फिर किसी और एलिमेंट के अगर ये हाइड्रोजन होता तो उसका फिर ग्राफ यही होता, बट ये शेप यही रहती, वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि जब आप r का वैल्यू लिखते हैं उसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस आते हैं। माइनस जेड आर बाय एन ए नॉट आता है एक एक्सप्रेशन। मतलब अगर मैं साई इन जनरल लिखूँ रेडियल वेव फंक्शन, तो वो होता है आपका 2 पाई समथिंग करके सम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल माइनस जेड आर बाय एन ए नॉट, दिस थिंग। तो z वुड बी डिफरेंट बट एक्सपोनेंशियल डिके वुड बी देयर, तो शेप वुड बी सेम, बट z की वजह से वैल्यूज चेंज हो सकती है, बट शेप विल बी सेम। तो सारे एलिमेंट्स के लिए शेप सेम रहेगी, बट क्योंकि z का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि आप देखो आपका ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल डिके टाइप है, आप n की जगह तो 1 ही रखोगे अगर फर्स्ट ऑर्बिट का बना रहे हो,
ओनली थिंग दैट विल चेंज वुड बी Z। हाइड्रोजन के लिए Z भी 1 है, इसलिए यही चीज है, और बाकियों के लिए Z चेंज होगा तो शेप तो सेम रहेगी एक्सपोनेंशियल डिके, बट उसमें वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ग्राफ ज्यादा ऊपर से शुरू होगा थोड़ा सा नीचे से, लाइक दिस, क्योंकि Z का वैल्यू सबके लिए डिफरेंट रहेगा, बट शेप सबके लिए सेम रहेगी। ठीक, अब 2s में रेडियल नोड सबके लिए क्या है 1, मतलब एक जगह अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस भी एक ऐसी जगह होगी जहां प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए 0, टेंड्स टू 0 पर्टिकुलरली। तो अगर इसके लिए साई का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, साई या आर का, तो वो आता है कुछ इस हिसाब से। कैन यू सी दिस? दिस इज 1 रेडियल नोड where psi is becoming 0, तो psi will 0, तो मतलब psi square will be 0, मतलब 4 pi r square d, so psi square will be 0, सारी चीजें 0 होंगी ना, तो probability क्या होगी 0 ही होगी। दिस इज व्हाट इज द रेडियल नोड इज। ठीक, बट अब इसका अगर मैं psi स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगी बच्चा, तो फर्क क्या पड़ेगा कि नेगेटिव वाला पोर्शन अब पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये ग्राफ रहेगा ऐसे, ये यहाँ टच किया बस, उसके बाद पॉजिटिव में चला, ये वही है मेरा रेडियल नोड, दिस इज रेडियल नोड Rn। बट अगैन यू कैन सी ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस पे क्या आ रहा है मैक्सिमम, है ना। और इसके बाद जब ये वाला ड्रॉ करेंगे हम 4 पाई r स्क्वायर डी r स्क्वायर, ये ग्राफ अब ऐसे आता है, दिस इज योर रेडियल नोड एंड दिस इज वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, R मैक्स जिसे मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, अब जो मेजरली आपसे पूछा जाता है वो पूछे जाते हैं ये वाले ग्राफ, क्योंकि ये रियल प्रोबेबिलिटी के ग्राफ्स है, उसके ऊपर तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या वेव फंक्शन का ग्राफ है, तो मेजरली आपको ये देखने हैं, हालांकि पता आपको सबके लिए तीनों चाहिए, बट याद आपको मेजरली क्या देखना है, ये पहले मैं तीनों सबके लिए तीनों बता रही हूँ, फिर इन सब में रिलेशनशिप बताऊंगी एक साथ। ठीक है, चलिए आगे चलें, 2s के बाद चलते हैं 2p की तरफ। ये 1s तो बना लिया सबने, में रेडियल नोड कितने आएंगे बच्चे 0, 2 माइनस 1 माइनस 1 रेडियल नोड 0। इसके लिए साई का ग्राफ यही होता है, साई स्क्वायर का ग्राफ वर्सेस आर भी ऐसा ही होता है, और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर का ग्राफ वर्सेस आर के साथ भी ऐसा ही होता है, और इसे बोल देते हैं आर मैक्स। सेम शेप का होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर आते हैं 3s की तरफ। 3s में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रेडियल नोड कितने आएंगे 2 आएंगे, तो ये ऐसे ऐसे, ये हैं 2 रेडियल नोड। फिर इसके लिए आप ये ड्रॉ करोगे तो ये आएगा ऐसे, फिर ये ऊपर और ये फिर ऐसे, और फिर आप किसके लिए 4 पाई आर स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो ये आएगा अब बोलोगे मैडम ये क्या हो रहा है यार, मतलब ग्राफ ही बनाए जा रहे हैं, मतलब कैसे याद रखेंगे। अभी तो आप 3s पे पहुंचा तो 3p 3d 4s 4p कितने सारे होंगे, हम कैसे करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दिस वे। बेटा इतना डिफिकल्ट होता तो मुझे भी याद ना होते, बट इनमें एक पैटर्न है, एक सेट पैटर्न है, बस वो सेट पैटर्न पढ़ोगे और मैं अगर किसी का भी बोलूँगी तुम तुरंत बना के मुझे दे दोगे। अब हम यही समझेंगे, वी आर नॉट मूविंग फर्दर, वी आर जस्ट थिंकिंग कि इनके अंदर सेट पैटर्न क्या है। ठीक है, ये सेट पैटर्न को मुझे आइडेंटिफाई करना है। आप पहले ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लिया सबने, हाँ। अब एक 3, हाँ जी मैम वो समझ में आया कि वो जो प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के अलावा भी होती है यहाँ पे, ये देखो ना, ये वाला एक्सेस पे अगर आप ये टच कर रहे हो मतलब साई स्क्वायर यहाँ 0 हो रहा है ना, साई स्क्वायर 0 होने का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0, और अगर फिर इसे इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो भी तो यहाँ पे 0 हो रहा है। मतलब ये बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो रहा है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे तो है ही 0,
और यहाँ पे भी 0 हो रहा है। अब यहाँ फर्क क्या है, ये न्यूक्लियस पे 0 नहीं है क्योंकि ये डेंसिटी है, तो न्यूक्लियस में मैक्सिमम है, बट न्यूक्लियस के अपार्ट कहीं और जहाँ पे 0 हो रहा है। मतलब जितनी बार भी मेरा साई स्क्वायर का ग्राफ, साई का ग्राफ या इसका ग्राफ, क्योंकि बेटा साई 0 होगा तो साई स्क्वायर भी होगा और ये भी होगा, सब कुछ होगा। तो जितनी बार साई का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी जगह अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस मेरी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उतनी जगह 0 होगी, क्योंकि जब वेव फंक्शन 0 होगा तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, फिर स्क्वायर इनटू समथिंग भी 0 होगा। मतलब ओवरऑल जहां जहां साई 0 वहां फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0। ठीक, अब एक 3p का बना रही हूं बस खाली, और सबके लिए एक जनरल सा ट्रेंड आपको समझा रही हूं। 3p के लिए अगर मैं साई का ग्राफ ड्रॉ करती हूं तो वो ऐसे आता है, क्योंकि 3p के लिए रेडियल नोड्स कितने होने हैं मेरे पास, 1, तो ये आ गया रेडियल नोड 1। ठीक, अब साई स्क्वायर ड्रॉ करो और 4 पाई आर स्क्वायर ड्रॉ करो। दिस वे। अब इनमें सेट पैटर्न क्या है, तो पहले बेटा हम सबका प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं ऊपर ले जाऊंगी आपको। सबके सेट पैटर्न आप एक ही बार में आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। चलो अब मैं सिर्फ सबके प्रोबेबिलिटी के ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ग्राफ 1s 2s 3s। देखिए 1s का 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का आर ग्राफ हो गया रुद्र। अब सब बोर्ड पे देखेंगे, कोई कॉपी में बाद में लिखेगा, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा। आप अपने जो मैंने आपको ग्राफ्स बनाए हैं उस ग्राफ में देखो 1s का जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है उसमें एक हम्प है, और क्योंकि उसका रेडियल नोड 0 होता है तो वो कहीं और एक्सेस को टच नहीं कर रहा। सिंपल एक ऐसा हम्प आपको नजर आ रहा है जिसमें ये वाला वैल्यू r0 इज इक्वल्स टू a0 है, हाँ या ना, r max इज इक्वल्स टू, हाँ। 1s में और कुछ नहीं होता, 1p 1d कुछ एग्जिस्ट नहीं करते, तो सिर्फ एक ही ग्राफ है। क्यों? क्योंकि रेडियल नोड इसका क्या होना है 0, हाँ या ना। जैसे बेटा आप 2s पे गए आपका रेडियल नोड बढ़ गया 1 से, 3s पे गए रेडियल नोड एक और से बढ़ गया, ऐसे आपका रेडियल नोड बढ़ता जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ हम्प्स बढ़ते जाएंगे। 2s को देखो 2 हम्प दिख रहे होंगे, और पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा। 3s को देखो 3 हम्प नजर आएंगे, छोटा फिर बड़ा और सबसे बड़ा। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज प्रोबेबिलिटी के ग्राफ में n का जो वैल्यू है उतने ही हम्प है। s में n का जितना वैल्यू है उतने ही हम्प है। s की बात हो रही है खाली, s की 1s 2s 3s 4s लाइक दिस। n का जितना वैल्यू उतना ही क्या है हम्प, हाँ या ना। तो 2s का ग्राफ क्या होगा, ठीक। 3s का ग्राफ क्या होगा, हाँ या ना। तो s में जितने हम्प उतना ही n का वैल्यू। तो अगर मैं तुरंत बोलूं 5s मतलब 5 हम्प। रेडियल नोड 4, क्यों? क्योंकि जितने आप हम्प बना रहे हो बेटा उसमें से एक नोड हमेशा किसका है, न्यूक्लियस का। उसके अपार्ट वाले नोड्स देखो, यहाँ कितने रेडियल नोड्स आ रहे हैं 2, और n का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। तो आप ये देखो नंबर ऑफ हम्प्स इस केस में बराबर है n के, फॉर s ओनली, आई एम सेइंग ओनली फॉर द s, तो यहाँ लिख लेना ओनली फॉर s। नंबर ऑफ हम्प्स इज इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज n-1 इस पर्टिकुलर केस में, है ना। हालांकि तो फॉर्मूला इज n-l-1, बट जितनी बार वो एक्सेस को टच कर रहा है वो n-1 के बराबर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। हाँ, तो इस केस में मैं बोल सकती हूँ कि जितनी बार यहाँ टच करेगा, ये क्रॉस जितने करेगा वो रेडियल नोड के बराबर होंगे, और नंबर ऑफ हम्प्स रेडियल नोड +1 होंगे, हाँ या ना। बात क्लियर हो गई? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब चलते हैं इनके आगे। अब मैं इसी के नीचे 2s के नीचे 2p का ग्राफ बना रही हूँ यहाँ पे। अब आप 2p का ग्राफ देखो, 1 हम्प है उसके अंदर, एक है। तो इसका मतलब पता है क्या है,
कि जब n का वैल्यू सेम रहता है और l का वैल्यू एक एक करके बढ़ता है, नंबर ऑफ हम्स 1 से रिड्यूस हो जाते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, n का वैल्यू सेम, l का वैल्यू बढ़ा दो, मतलब s से p, p से d पहुंच जाओ, तो नंबर ऑफ हम्स आपके क्या होंगे, एक एक से कम हो जाएंगे। तो आपके 2 हम थे, अब कितने हम्प होंगे, 1। यहाँ कितने हम्प है, 3। 3p में कितने हम्प होंगे, 2। 3d में कितने हम्प होंगे, 1। बोलो बात क्लियर है नहीं है, समझे? तो इफ n इज सेम एंड l इज इंक्रीजिंग बाय 1, नंबर ऑफ हम्स डिक्रीजेस बाय 1। तो बच्चों अगर मैं बोलूं बेटा 5d का ग्राफ बना दो, तो सबसे पहले पहचानो कि 5s में कितने हम्प होंगे, 5s में हम्प्स होंगे 5, तो 5p में कितने हो जाएंगे, 4। 5d में कितने हो जाएंगे, 3। बना दिया ना, ये ना, कितनी टाइम लगी, समझे? ऐसे में बोल दो 7p 6 हम, क्योंकि 7s में कितने हम बनाओगे, 7। 7p में कितने बनाओगे, 6। समझ गए? कोई दिक्कत? श्योर? तो ये ग्राफ मैंने आपको बताया किसके, प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी के तुरंत बन जाते हैं क्योंकि सबका ना नेचर एक है, हम भी तो हैं, नंबर ऑफ हम्स ही रिड्यूस करने हैं बस। तो जैसे जैसे n का वैल्यू सेम होता है, l का वैल्यू बढ़ता है, तो नंबर ऑफ हम्स 1 से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एक और पॉपुलर सवाल है जो जनरली पूछा जाता है, ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, रुक, अब तो हो गया। एक चीज मुझे समझानी है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू R1 है, ये वाला वैल्यू R2 है और ये वाला वैल्यू R3 है। What is this R1, R2, R3? This is the maximum distance where probability of finding electron is maximum. तो इनके बीच में आपको रिलेशन क्या समझ आ रहा है, कौन बड़ा है, R1, R2 या R3? R1 सबसे बड़ा, देन R2 एंड देन R3। ये हमेशा रहता है, जब n का वैल्यू सेम रहता है और l का वैल्यू 1 से बढ़ता रहता है, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है दैट टेंड्स टू गो क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मतलब हाईएस्ट डिस्टेंस जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, दैट टेंड्स टू गो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, r का वैल्यू डिक्रीज करता है। इजंट इट दिस थिंग कॉन्ट्राडिक्टरी टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट दैट वी सी? पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, SPD के हिसाब से डिक्रीज होता है ना, हाईएस्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट S का होता है, फिर P का होता है कम, D का और कम होता है, F का और कम होता है। लेकिन यहाँ तो मैं उल्टा नहीं लग रहा, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब ऐसे नहीं समझाते हम लोग कि न्यूक्लियस के तरफ घुसने की प्रोबेबिलिटी, एक तरीके से क्या, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ अगर हाईएस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस हाईएस्ट है, तो वो S के लिए दूर है इलेक्ट्रॉन, P के लिए और पास है न्यूक्लियस के, D के लिए और पास है न्यूक्लियस के। यस, this thing is opposite to the penetration effect, because penetration effect is not only dependent upon the radial graphs, penetration effect is dependent on the actual closeness which is represented by radial as well as angular graph। तो सिर्फ रेडियल ग्राफ को देखकर आप पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑर्बिटल्स का डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से पास्ट ईयर में जो सवाल पूछा गया है वो क्या है, वो पहले से ग्राफ दे दिए, मेंशन कर दिया R1, R2, R3 का, और ऑर्डर पूछा, और पूछा कि इसमें से क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑर्डर इस हिसाब से डिक्रीज करेगा, ये ट्रू है। फिर पूछा गया SPDF, क्योंकि ये S है, ये 3S, ये 3P, ये 3D, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किस हिसाब से डिक्रीज करेगा, और उसने उल्टा लिखा कि 3D का पेनिट्रेशन हाईएस्ट है, 3P का कम है और 3S का सबसे कम है, विच सीम्स ओके व्हेन आई सी दिस ग्राफ, बट एक्चुअल द फैक्ट इज ऑपोजिट कि S का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है किससे, P से, पर यहाँ पे ऑपोजिट दिख रहा है। इससे कंफ्यूज मत होना, रेडियल ग्राफ में पेनिट्रेशन इफेक्ट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पेनिट्रेशन पूरे ऑर्बिटल का ग्राफ है जिसमें रेडियल और एंगुलर दोनों इन्वॉल्व है। आप सिर्फ रेडियल को देके पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑर्बिटल का डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा लिख दिया गया कि 3D का पेनिट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, वो गलत है। पेनिट्रेशन इफेक्ट इज नॉट सोनली प्रेजेंट ऑन रिप्रेजेंटेड बेस्ड ऑन रेडियल ग्राफ्स, बट दिस फैक्ट इज ट्रू कि इनका जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वाला डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर n का वैल्यू सेम रहता है और l का वैल्यू 1 से
बढ़ता है। अगर आप पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करते हैं, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एन वैल्यू। उसमें एन थोड़ी होता है, उसमें तो एस, उसमें एस पी डी एफ है ना, उसमें तो एल वैल्यू चेंज हो रहा है सबका, उसमें तो एन कोई देखते नहीं है। लेकिन ये उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ क्या देख रही हूँ, एल कर रही हूँ, लेकिन एन मैंने सिर्फ 3 का रखा हुआ है। पर इन जनरल 1s का पेनिट्रेशन ज्यादा ही होगा 3s से। समझ रहे हो बात को? तो आप इसमें सिर्फ रेडियल को देखकर नहीं पहचान सकते, यू हैव टू लुक फॉर अदर थिंग्स एज वेल। तो ये इफेक्ट हालांकि फॉर अ वाइल हमें उल्टा लग रहा है पेनिट्रेशन के, बट यू डोंट हैव टू सी पेनिट्रेशन हियर बिकॉज पेनिट्रेशन इज अ कलेक्टिव इफेक्ट एंड दिस इज जस्ट द रेडियल इफेक्ट। एम आई क्लियर टिल नाउ? चलिए, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ग्राफ। तो अब जहां तक मैंने आपको समझाया, प्रोबेबिलिटी ग्राफ तो किसी की भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हम्स ही ड्रॉ करना है आपको। यू शुड जस्ट बी एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हम्स, दैट्स इट। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ, जिसमें हम्स नहीं ड्रॉ करने होते, उसमें कुछ कुछ और होता है जो आपके ग्राफ से बेटा इसके साई एंड साई स्क्वायर वाले ग्राफ। तो अगर बच्चे आप साई पहचान लो तो साई स्क्वायर तो बना ही लोगे ना, बस फर्क इतना होगा कि जो साई में नेगेटिव वाला उसे आपको साई स्क्वायर में क्या करना होगा, पॉजिटिव, हाँ या ना। तो साई का ग्राफ आपको 2 तरीके से याद रखना है कि एस का ग्राफ जो होगा वो हमेशा हाईएस्ट से शुरू होगा, पी और डी का ग्राफ जो भी साई के लिए बनाओगे वो यहाँ न्यूक्लियस से शुरू होगा। ये आपको 2 चीजें याद रखनी है, क्या समझे? एस के लिए जो भी ग्राफ है वो हाईएस्ट से शुरू होगा और पी और डी का ग्राफ हमेशा न्यूक्लियस से शुरू होगा इन केस ऑफ साई और साई स्क्वायर। अब बस आपको नंबर ऑफ रेडियल नोड्स सबके अंदर निकालने। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1s बोला था तो उसमें रेडियल नोड नहीं था, तो ऐसे हो गया, 1p होता नहीं है, 1d होता नहीं है, तो छोड़ देते हैं। 2s बोला था तो रेडियल नोड कितने थे उसमें, 1, तो यहां से शुरू करके एक बार एक्सिस को कट कर दिया और उसके बाद एक्सिस को कट नहीं करना तो ऐसे ही ले गए, ठीक है। सिमिलरली 3s में रेडियल नोड्स कितने थे, 2, तो एक बार एक्सिस को कट करके यहां तो पहुंच गए, पर दोबारा एक्सिस को कट करना मतलब वापस तो जाना ही पड़ेगा ना, तो वापस चले गए और फिर नहीं करना तो ऐसे चले गए। मतलब आप देख रहे हैं एस का ग्राफ हमेशा ऐसे 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 करके जाता रहेगा, टॉप से शुरू होगा, नीचे बार कट करेगा और कितनी बार कट करेगा वो पता चलेगा किससे, रेडियल नोड से। अब मैं आपको बोल दूं बेटा 5s बनाओ, तो रेडियल नोड कितने हैं, 4, और एस का ग्राफ बनाना है मतलब कहां से शुरू करोगे, यहां से ऊपर से, और 4 बार एक्सिस को क्या करोगे, कट करोगे। तो एक बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया और फिर 4 बार, 1 2 3 4 बन गया, समझे। और साई स्क्वायर का बोल दूंगी तो ये नीचे वाले हम्स को कहां ले जाना, ऊपर, ठीक है। सेम चीज यहां पर है, अगर मैं बोलूं 2p पर p का बनाना है, रेडियल नोड कितने हैं, 0, p का ग्राफ शुरू कहां से होता है, यहां से, तो टच कहीं से कट मत करना, ठीक है। 3p रेडियल नोड कितना है, 1, पर p का ग्राफ है शुरू तो यहीं से होगा, बट एक जगह कट होगा, तो ऐसे जाके नीचे कट किया और फिर ऐसे ले गए, क्योंकि और कट नहीं करना, समझे। 4p कितनी बार कट करोगे, 2 बार, 1, समझे। ऐसे बन जाएंगे ग्राफ, बस ट्रिक्स पता कर लो कि कैसे बनानी है। बोलो बात क्लियर है नहीं है? तो इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑफ कोर्स द रेडियल नोड्स। बट देखिए अगर आपके पास एक क्वेश्चन बनता है इसका, तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 80% प्रोबेबिलिटी तो ये है कि प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है साई साई स्क्वायर का ना है, बट इनके साई साई स्क्वायर का भी आ गया तो आप बना सकते हैं, ठीक। सिर्फ रेडियल नोड्स चेक करने, और प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बहुत सिंपल है, बस आपको नंबर ऑफ हम्स चेक करने हैं सब में। एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगी जो कभी कभी इंसान को कंफ्यूज करती है, वो ये है कि ये जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं जिसमें नेगेटिव एक्सिस में आप जा रहे हैं ऐसे करके, इनका अगर स्क्वायर वाला ग्राफ बनाना है, साई स्क्वायर वाला, तो ये नेगेटिव हम भी तो ऊपर आ जाएगा ना। तो उसमें ये ध्यान रखना कि जो आप प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बना रहे हो वो आपका छोटा बड़ा और बड़ा होता है ना, हम्प में ये उल्टा होता है, बड़ा छोटा छोटा। मतलब इसका अगर मैं साई स्क्वायर बनाऊंगी ना, तो जब ये हम तो हो गया
उसके बाद ये नीचे वाले हम को ऊपर लेकर आऊंगे ना तो वो हाइट में छोटा आ जाएगा और ये आगे वाला और छोटा जाएगा। तो जो साइज स्क्वायर के ग्राफ होते हैं वो डिक्रीजिंग हाइट ऑफ हम्प में होते हैं और जो प्रोबेबिलिटी के ग्राफ होते हैं वो इंक्रीजिंग हाइट ऑफ हम्प में होते हैं। बस ये छोटा सा आपको चीज जो है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हम्प्स का साइज भी इंपॉर्टेंट है। Lavanya, is that clear? Any doubt? Any doubt till now? Sure? चलिए, so we can continue rest in the next class.